गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, धरती धुरारी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और सुबह सुबह गुरु की बात से हमने शुरुआत की, क्योंकि गुरु परम है, सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे ऊपर है। भगवान से भी ऊपर गुरु को दर्जा दिया जाता है। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो गुरु की बात आती है, गुरुकुल की बात आती है। हम पुरातन काल से देखते चले आए, भगवान भी शिक्षा लेने गुरुकुल पहुंचते हैं और अपने गुरुओं का आदर करते हैं, और जो शिक्षा है वो ऐसी ग्रहण करते हैं कि फिर अपने आप में एक मिसाल बन जाते हैं और पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। अज्ञानता की जहाँ बात आती है, वहाँ एक छोटा सा दिया उस अज्ञानता के अंधेरे में अगर जलाया जाए तो वो दीप्तिमान होकर इस तरह से उजियारा फैलाता है कि अंधेरा छट जाता है। यही अज्ञानता का अंधेरा छटाता है, भगाता है गुरु। और इस चराचर जगत में अगर हमें प्रगति पानी है तो एक गुरु का सहारा चाहिए। ये आध्यात्म की दृष्टि से भी देखा जाता है। गुरु से शिक्षा लेने हम स्कूल पहुंचते हैं और बातें गुरुओं की जब करते हैं तो उनका आदर सम्मान मन में अपने आप उमड़ने लगता है। अभी मैं बात कर रहा हूं तो आपके भी मन में आपके किसी टीचर की छवि उभर रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि मैं मेरे टीचर को नमन करता हूं। तो हम सभी शिक्षकों को नमन करते हैं और धरती धुरारी में आज स्वागत करते हैं दीप्ति श्रीवास्तव जी का, जो कि शिक्षाविद हैं और बहुत से बच्चों को 30 साल से शिक्षा दे रही हैं, प्रेरणा दे रही हैं और अपने आप में एक मिसाल हैं। दीप्ति जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धरती धुरारी में। धन्यवाद। दीप्ति जी, पूरा जो हमारा स्टूडियो है दीप्तिमान हो गया है आपके नाम के साथ ही, और जहाँ ज्ञान की बात होती है वहाँ दीप्ति की बात हो जाती है, एक दिया की बात हो जाती है। आपके इस पूरे शिक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं तो बहुत से शिक्षक होते हैं, लेकिन कुछ शिक्षक बड़े यादगार होते हैं, बच्चे याद करते हैं। आपको भी बहुत बच्चे याद करते हैं। सबसे पहले आपके शिक्षक की बात करते हैं। मेरी एजुकेशन देहरादून में हुई ज़्यादातर। मेरे फादर सिविल इंजीनियर थे, म्युनिसिपल बोर्ड में थे, तो उनका ट्रांसफ़र होता रहता था यूपी में। फिर फाइनली उनको देहरादून की जगह अच्छी लगी क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन बहुत अच्छी थी। तो पापा ने डिसाइड किया कि सब बच्चों की एजुकेशन देहरादून से होनी चाहिए, तो मेरी वहाँ से एजुकेशन हुई। अब मेरे को आज भी अपने वो टीचर्स याद हैं स्कूल के, जिन्होंने इतने इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाते थे, हर एक बच्चे को बहुत पेशेंटली सुनते थे और बच्चों को पर्सनल मोटिवेशन देते थे। और कुछ टीचर्स से तो बच्चों का अटैचमेंट हो जाता था क्योंकि उनका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होता था जी। दे हैड फुल कमांड ओवर सब्जेक्ट, और उनकी क्लासेस इतनी लाइवली होती थी। और आज भी अगर हमको कुछ टॉपिक्स इंग्लिश के अगर मैं याद करती हूँ तो हाँ, मेरे को वो मैम दिखाई देती हैं आंख बंद करने पे भी, चाहे वो पोइट्री हो, शैली की पोइट्री हो, कीट्स की पोइट्री हो, मैकबेथ हो शेक्सपियर का। और अगर आज भी मेरे को कुछ एक्सप्लेनेशन क्लासेस में देने होते हैं तो मेरे को अपने टीचर्स की आवाज़ आज भी मैं उनको महसूस कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ। तो टीचर का जो इम्पैक्ट है वो खुद नहीं जानते कितने साल रहता है, लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स के साथ रहता है। जी, तो ये जो बातें हैं जो आप कह रहे हैं यादगार हो जाती हैं, तो मुझे भी ऐसे याद आता है कि आज भी जैसे हमने विज्ञान में पढ़ा था, त्वरण किसे कहते हैं, कि वस्तु के वेग में परिवर्तन के त्वरण को त्वरण कहते हैं। वो टीचर ने हमें बार बार याद करवाया, अभी भी टीचर का ख्याल आता है। कोई ऐसे टीचर या स्कूल की कोई ऐसी यादगार बात जो आपको हमेशा आज भी याद आती है कि मैं वो छोटी थी तो मैंने वो, या तो कोई नौटीपन किया हो या कहीं कोई सम्मान मिला हो, कोई बात याद आती है? स्कूल में जब मैं थी तो आई यूज्ड टू बी इन गुड बुक्स ऑफ टीचर्स। टीचर्स के फेवरेट होना, फ्रंट बेंच पे बैठना, और जो भी टीचर्स ने कहा उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, वो शायद हैबिट शायद स्कूल से ही पड़ गई कि गुड बुक्स में रहना है। हमारा कंडक्ट, बिहेवियर इतना अच्छा होना चाहिए कि टीचर्स और जो भी लोग हमारे मेंटर्स हैं वो हमसे इम्प्रेस हो जी। तो वो जो चीज़ स्कूल से लर्न की, टू बी इन गुड बुक्स, टू बी डिसिप्लिन्ड एंड टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, वो आज भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है वो मेरा पीछा कर रही है। दैट हैज़ बिकम नाउ पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई लाइफ, जो उस समय स्कूल में सीखा था टीचर्स से। तो एक इंस्पिरेशन भी होती है कि मुझे इन जैसा बनना है। कहीं बचपन में ऐसा ख्याल था या किसी टीचर की छवि से ऐसा लगता है कि मुझे वैसा ही बनना है या बनना था? मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो हेडमास्टर थे। अरे वाह।
तो मेरे को लगता है शायद मेरे बाबा की मेरी इंस्पिरेशन रहे और शायद इसीलिए मैं टीचिंग में आई और आई स्पेंड मोर देन 30 years इन टीचिंग प्रोफेशन। तो और वो बाबा इतने स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन थे कि मेरे पापा और चाचा भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। पर वो क्वेश्चन पेपर भी बॉक्स में रखते थे। उस समय वो बताते थे उनके पास एक संदूक होता था जी, कि मतलब उनके अपने बच्चों से भी क्वेश्चन पेपर छुपा के रखे, उनके पास गलती से ना चला जाए, वो लॉक इन की में रखते थे। वाह। उस समय अभी भी मैं उनके जो वैल्यूज़ थे, उनके डिसिप्लिन है, आज हम उनको समझ पाते हैं और उनको उस चीज़ के लिए नमन भी करते हैं। और स्कूल में आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, खेल कूद, और ये सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए बाल सभा हुआ करती थी, बहुत सारी चीज़ें। आपको कोई ऐसी इच्छा उस वक्त होती थी या करते थे, कविताएं पढ़ना या देशभक्ति गीत? मैं जब स्कूल में थी तो मैं हर कल्चरल प्रोग्राम में पार्ट लेती थी। डांस, स्पेशली डांस, एंकरिंग, ये तो मतलब कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होगा स्कूल लेवल पे, इवन कॉलेज में, तो हर एक में मैंने बहुत अच्छे से पार्ट लिया है जी। गेम्स में तो नहीं थी, पर हाँ डांसिंग में और एंकरिंग में ये चीज़, इन चीज़ों में ये चीज़ मैं अभी महसूस भी कर पा रहा हूँ। एंकरिंग की जहाँ बात आ रही है, आपके बोलने का जो अंदाज़ है, जो मॉड्यूलेशन है, उससे लग रहा है। तो कहीं मन में ऐसा ख्याल था बचपन में कि मैं शिक्षक बनूँ, या उसके पहले भी कोई प्राइमरी आपकी कोई एक ख्वाहिश रही हो कि मैं ये बनूँ? हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बोली जो कि बहुत कम लोगों को पता है जी। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरा ड्रीम था कि मेरे को जर्नलिस्ट बनना है और मैं जर्नलिज्म का ही कोर्स करना चाहती थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। और उस समय राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर होते थे जी, और वो ओपन कॉन्फ्रेंसेस रखते थे और जो कि दूरदर्शन पे टेलीकास्ट होती थी जी, कि वो ओपन कॉन्फ्रेंस हैं और जितने भी जर्नलिस्ट होते थे वो उनसे बड़े इंटेलिजेंट, स्मार्ट, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे और एज अ प्राइम मिनिस्टर वो सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करते थे। तब ये ड्रीम था कि नहीं, मेरे को तो जर्नलिस्ट बनना है, अपनी देश की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हाईलाइट करेंगे और जो देश की मतलब जो भी गंदगी, जो भी सच्चाई है वो मासेस के सामने लेकर आएंगे। ये ड्रीम था। लेकिन फैमिली को लगता था जर्नलिज्म एक मतलब एक प्रोफेशन उस समय मानते थे। आजकल तो सभी गर्ल्स भी जर्नलिज्म में जा रही हैं और एंकर्स कितनी सारी गर्ल्स हैं, लेकिन उस समय मतलब एक फियर था कि शायद ये एक प्रोफेशन गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है। तो फिर मेरे को अलाउ नहीं किया था कि मैं जर्नलिज्म का कोर्स करूं और फिर तो बीएड किया और फिर टीचिंग में आ गए। तो कहीं कुछ लगता है कि काश मैं जर्नलिज्म में जाती? नहीं, अब नहीं लगता, क्योंकि टीचिंग में आके भी हम लोग को बहुत स्कोप मिला कि टू मोल्ड द लाइव्स ऑफ स्टूडेंट्स, टू मोल्ड ऑफ फ्यूचर ऑफ नेशन। एंड ये भी एक अपने आप में इतनी हम लोग को फ्रीडम मिली कि टू बी डायरेक्टली इन टच विद द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ कंट्री और उनको हम शिक्षित करें, उनमें हम मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करें, अच्छी हैबिट्स डालें, उनको सिखाएं कि आप किस तरह से अपनी फैमिली से, अपने गुरु, अपने समाज से उनको कनेक्टेड रहना चाहिए। तो इसलिए अब मेरे को नहीं लगता। हाँ, जब कॉलेज में थे उस समय कभी ना कहीं ये होता था कि हाँ मेरे को फ्रीडम नहीं मिल रही है, जो मैं अपना करियर परस्यू करना चाहती थी उसकी फ्रीडम नहीं मिली। लेकिन टीचिंग में आके अब मेरे को बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ, बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ, क्योंकि हमारे इतने स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड आउट, और अब जब वो मिलते हैं और वो हमको बताते हैं कि मैम ये आपकी टीचिंग्स थी, आपका डिसिप्लिन था, आपकी जो आप हमको जो क्लास में डांटते थे काम ना करने के लिए, आपने जिन चीज़ों के लिए प्रेरित किया, तो आई फील वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि शायद अगर जर्नलिस्ट होते तो शायद हम इतने सारे मतलब लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते थे, इतने सारे लोगों की लाइफ्स को हम प्रभावित नहीं कर सकते थे। और अब जब हम अपने स्टूडेंट्स से मिलते हैं जो कि वेल प्लेस्ड हैं ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस द ग्लोब, तो कहीं ना कहीं बहुत एक संतुष्टि की एक भावना आती और मुझे है। लगता है उनमें से कई स्टूडेंट्स जर्नलिस्ट होंगे, ये भी एक कमाल बात है। हाँ, बिल्कुल। मतलब बहुत सी दीप्ति आगे बढ़कर बन गई जर्नलिस्ट। अच्छा, यहाँ एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन मुझे आपसे पूछने का मन कर रहा है। जैसे उस वक्त आपके मम्मी पापा ने रोका,
आजकल तो फिल्मों के माध्यम से भी, समाज में भी हर जगह कहा जाता है कि बच्चों को अपने मन की करने दें और उनका इंटरेस्ट क्या है वो तलाशें। तो इस पर आपका क्या टेक है, आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है। जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को कभी भी अपनी इच्छाएं, अपने ड्रीम्स बच्चों के ऊपर नहीं थोपने चाहिए जी। बच्चों की अपनी इंडिविजुअलिटी है, अपनी सोच है, और पेरेंट्स को बच्चों को की अपनी इंडिविजुअलिटी को ही मतलब सराहना चाहिए, उसी को प्रमोट करना चाहिए जी। कभी अपने ड्रीम्स को, मैं मतलब जब भी पेरेंट्स से मिलती हूँ तो मैं उनको यही कहती हूँ, डोंट सी योर ड्रीम्स थ्रू द आइज ऑफ योर चिल्ड्रन। उनको अपने सपने देखने दीजिए, उनका जो इंटरेस्ट है, उनका जो एप्टीट्यूड टेस्ट कराइए, जहाँ उनको इंटरेस्ट है वही करने दीजिए, क्योंकि अगर बच्चा अपनी पसंद की चीज़ करता है तो उसको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। और पेरेंट्स को भी इस चीज़ को मोटिवेट करना चाहिए, कभी अपनी चॉइसेस, अपने डिसीजंस बच्चों के ऊपर नहीं थोपने चाहिए। और आजकल मैंने देखा है ये जागरूकता पेरेंट्स में आई है जी। अब पेरेंट्स अपने डिसीजंस, कुछ पेरेंट्स हैं, कुछ फैमिलीज हैं जो स्टिल मतलब चाहती हैं कि नहीं, हमने जो सोच लिया बच्चा वैसे ही करें, पर ज़्यादातर पेरेंट्स को जब हम काउंसिल करते हैं तो वो मानते हैं इस चीज़ को और वो बच्चों को फ्रीडम देते हैं डिसीजंस लेने की। जी। और मदर की जहाँ बात करते हैं तो माँ जो है पहली शिक्षक होती है बच्चे की। बिल्कुल। और बहुत कुछ चीज़ें हम माँ से सीखते हैं, कहीं दर्द भी होता है तो माँ की याद आती है, माँ का आंचल याद आता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। आप कितने ही बड़े हो जाएं वो स्कूल के दिन भी नहीं भूलते, और वो रिसेस में, खेल घंटी में टिफ़िन का खुलना और तरह तरह के व्यंजनों की खुशबुएं तैर जाती थी हवा में और वो महसूस होता। तो माँ के हाथ का भोजन कोई आपको याद आता है स्कूल के वक्त टिफ़िन खुलना? बिल्कुल। आज भी जब इंटरवल में जब हम राउंड लेते हैं और क्लासरूम्स में बच्चे अपना टिफ़िन खोल के अपनी मम्मी का हाथ का खाना खा रहे होते हैं जी। तो सब मेरे को अपनी मम्मी के हाथ का खाना याद आ जाता है। वाह। जो कि मम्मी के हाथ का, माँ के हाथ का जो खाना होता है वो जो तृप्ति देता है आपको, वो मेरे को लगता है आप किसी भी 5 स्टार होटल में चले जाइए, किसी रिजॉर्ट में चले जाइए, अच्छे से अच्छा खाना किसी के भी बेस्ट कुक के हाथ का खा लीजिए, लेकिन जो मम्मी के हाथ के खाने की तृप्ति होती है वो तो शायद कहीं है ही नहीं, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी, ये बहुत मेन बात है, सबके साथ जुड़ी हुई है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ना जुड़ी हुई है बात। सही है। तो इन बातों में हम जब शिक्षा की बात करते हैं और बाकी अदर एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, कहीं एक हम ड्रामा का भी जिक्र करते हैं। बच्चों में एक सर्वांगीण विकास के लिए उनके अंदर तरह तरह के चरित्र जो अंदर से उभरते हैं, मान लीजिए किसी भी तरीके का किरदार निभाना है, अगर उसकी फीलिंग्स वो महसूस करना शुरू कर देते हैं तो हर तरह की फील वो कर सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ड्रामा कितना शिक्षा में ज़रूरी है आज की तारीख में? हाँ, ड्रामा बहुत इम्पॉर्टेंट है, और स्पेशली लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो, वहाँ पे कोई हर एक टेक्स्ट बुक में 1 या 2 प्ले तो होते ही हैं, और टीचर्स उन प्ले को बच्चों को कैरेक्टर्स बनवा के क्लास में करवाते भी हैं। इसको रोल प्ले एक्टिविटी की कहा जाता है जी। और स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, फाउंडेशन डे होते हैं, डिफरेंट सेलिब्रेशंस होते हैं जिसमें बच्चे एक्ट्स को प्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों में ड्रामेटिक्स की ये ड्रामेटिक्स का भी मतलब डेवलपमेंट करने के लिए क्लासेस होनी चाहिए। बच्चों को भी पूरा चांस मिलना चाहिए टू लिव डिफरेंट रोल्स, टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स। नो डाउट जब वो बड़े बड़े कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे तो वो उन कैरेक्टर्स को जिएंगे और उन कैरेक्टर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फील करेंगे। तो नो डाउट अपनी एक ही लाइफ टाइम में उन लोगों को डिफरेंट कैरेक्टर्स से के रोल्स प्ले करके, उनके लाइफ का एक्सपीरियंस करके कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी में एनहेंसमेंट होगा। जी। तो और यहाँ हम रोल मॉडल की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं गाँव में भी और शहरों में, ढाणियों में, हर जगह हम लोक देवताओं की बात करते हैं। वीर तेजा जी की बात आती है तो वचनों की बात आती है, बाबा रामदेव की याद आती है तो वहाँ छुआछूत की बात आती है कि किस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो एक शिक्षा बच्चों को किस तरीके से हम अध्यात्म के ज़रिए भी दे सकते हैं, लोक देवताओं के ज़रिए, देवताओं के ज़रिए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्कूल में जैसे हम जाते हैं तो प्रार्थना होती है,
त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याश्च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये गुरु के लिए कहा गया, भगवान के लिए कहा गया। तो मंत्रोच्चारण और किस तरीके से अध्यात्म को, दर्शन को हम शिक्षा दर्शन में जोड़ सकते हैं? जितने स्पिरिचुअलिज्म है, हमारे कंट्री की वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, ये सब एजुकेशन का ही पार्ट है। ये एजुकेशन का मतलब केवल एकेडमिक एनरिचमेंट नहीं होता। एजुकेशन का मतलब है कि हम बच्चे की पर्सनालिटी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सबको डेवलप कर सकें, और मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स को डेवलप करने के लिए स्पिरिचुअलिज्म, इंडिया की मिथोलॉजी, इन सब को कहीं ना कहीं हमको एजुकेशन में इंक्लूड करना पड़ता है और करते हैं जी। और आपने जैसे वीर तेजा जी की, रामदेव बाबा की बात की, तो इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनका हर एक का एक सिग्निफिकेंस है। और जब स्टूडेंट्स को उससे रिलेटेड कहानियाँ बताई जाती हैं कि जैसे वीर तेजा जी थे, वो कैसे अपने वचन पे रहे और उन्होंने किस तरह से जानवरों की, गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण दिए, और कैसे उन्होंने अपने वचन को निभाया कि उन्होंने सब देवता के पास वापस लौट के आए। उन्होंने केवल उनकी जिह्वा पे, जो कि बिल्कुल जिसमें कि कोई चोट नहीं लगी हुई थी, जो घायल नहीं थी, वहां पे उनको उसको डसा। उन्होंने अपना वचन रखा, वचन रखा। तो जितने भी स्टोरीज हैं इस तरह की, वो सब बच्चों को प्रेरित करती हैं कि हमको भी अपने जो पुराने रोल मॉडल्स रहे हैं उनको फॉलो करना है। अभी गणेश चतुर्थी गई है जी। उसमें बच्चों को मतलब सभी रोल प्ले हुआ था और बच्चों को बताया गया था कि कैसे गणेश जी के ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके कह दिया था मेरे लिए तो यही ब्रह्मांड है, और तब से वो प्रथम पूजनीय देव बने जी। तो ये जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनका जो सिग्निफिकेंस है वो टीचर्स क्लास में बताते हैं, बच्चों को प्रेरित करते हैं, और उनको जिससे कि उनको भी, वो लोग भी गौरवान्वित फील करें कि हम इस भारत देश के निवासी हैं, हम भारत देश के सिटीजन्स हैं जी। और यहाँ पे इतने बड़े बड़े लीडर्स, ग्रेट लीडर्स, महापुरुषों ने जन्म लिया है, और सभी की कहानियाँ उनको प्रेरित करती हैं। और इसीलिए हम शिक्षा की बात करते हैं तो उस दिन हम शिक्षक दिवस की भी बात करते हैं और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करते हैं जो दूसरे भारत के राष्ट्रपति रहे और पहले वाइस प्रेसिडेंट रहे। तो उनके भी मतलब हम हर एक महापुरुष को पढ़े ना तो अपने आप में ज्ञान का एक अर्जन शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी महापुरुष हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी वो खुद प्रेरणा के स्रोत हैं सभी टीचर्स कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए। उन्होंने फ़िलॉसफी में पीएचडी की और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बताया कि हमारे देश की जो फ़िलॉसफीज़ हैं वो क्यों, दार्शनिक शास्त्र जो है वो क्यों उच्च श्रेणी का है। और उनके जो रिसर्च थी भारत के दर्शन शास्त्र पे, उसको पूरे वर्ल्ड में उसको अप्रिशिएट किया गया। उनको उसी के मतलब नोबेल प्राइज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और मैं तो सभी स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ जितने भी हमारे महापुरुष रहे हैं भारत के, आप उन सभी में देखिए वो लोग महापुरुष बने ही इसीलिए कि वो लोग बहुत डिसिप्लिन थे, ट्रूथफुल थे, हार्ड वर्किंग थे और डिवोटेड थे अपने कार्य के लिए जी। और जो भी इन वैल्यूज़ को अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करता है उसको महापुरुष बनने से कोई भी नहीं रोक सकता जी। आजकल मैम हम देखते हैं बच्चों में वैल्यूज़ थोड़ी सी कम होती जा रही है ड्यू टू सोशल मीडिया या सोशल कनेक्ट जो कि फेस टू फेस ना होके आजकल वर्चुअल हो गया है। बिल्कुल। तो इसका कितना आप महसूस करते हैं, स्टूडेंट्स में क्या बदलाव आ रहे हैं और कितना घातक है या फ़ायदेमंद है, कैसे आप देखते हैं? बिल्कुल, स्पेशली अभी जो 2 साल कोविड में निकले हैं जी, उसने बच्चों को बहुत ही नुकसान किया है। उनकी मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ सबको हैम्पर किया है कोविड टाइम्स ने। बच्चे पूरे अपने सोसाइटी से कट ऑफ थे, घर में रहते थे और उन दिनों ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को मोबाइल दे रखा था। मोबाइल और इंटरनेट बच्चों के हाथ में जाने से उन लोग को समझ ही नहीं आया कि क्या चीज़ उनके लिए
फ़ायदेमंद है और क्या नुकसान वाला है। और उन्होंने बच्चों को एडिक्ट बना दिया इंटरनेट का। जी। और बच्चों ने सोशल मीडिया को इतना ज़्यादा यूज़ किया कि अब बहुत सारे बच्चे उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के विक्टिम बन चुके हैं। जी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन लोगों ने उनकी लाइफ को पूरा स्पॉइल कर दिया है। उनकी जो क्रिएटिविटी थी, इमेजिनेशन थी, वो सब आप ख़त्म हो चुकी है। और कितने बच्चे जो हैं हमारे स्कूल, मतलब मैं देखती हूँ जो कि साइबर बुलिंग का विक्टिम बने हैं। साइबर बुलिंग होती है इंस्टाग्राम पे, उन्होंने कोई पिक पोस्ट कर दी, किस तरह से लोग उनको थ्रेट करते हैं, किस तरह से लोग उनको मतलब सबके सामने उनका मजाक उड़ता है और दे समहाउ फील ह्यूमिलिएटेड एंड इंसल्टेड। जी। तो हम लोग तो बच्चों को यही प्रेरित करते हैं कि उनको इन सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हैं उससे उतना दूर रहें और फोकस अपनी पढ़ाई पर करें, क्योंकि ये चीज़ें उनको केवल डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। जी। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप केवल उनको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, उनकी क्रिएटिविटी को अंदर ही अंदर खा रहा है। और पेरेंट्स को भी कॉन्शियस होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अब मोबाइल ना दें। जी। और स्पेशली स्मार्टफोन्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको स्मार्टफोन्स की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। और अगर पेरेंट्स उनको देते भी हैं तो बिल्कुल वॉच रखें कि आपको 15 मिनट्स के लिए मिला है, 30 मिनट्स के लिए मिला है, आपको जो भी काम नोट करना है आप देखिए और वापस दीजिए। जी। तो ये एक टाइम मैनेजमेंट भी बच्चों का हर चीज़ में रहना चाहिए, और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए इस पर थोड़ी चाइल्ड पेरेंटिंग के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो आजकल एक शिकायत करते हैं मैडम कि मेरा बच्चा मुझसे नहीं संभलता, प्लीज़ आप समझाइए। हाँ, बिल्कुल सही है। मेरा भी बहुत ज़्यादा पेरेंट्स से मिलना होता है। जी। तो पेरेंट्स आके यही शिकायत करते हैं कि ये हमारी सुनता नहीं है। जी। आप लोग इसे समझाइए, टीचर समझाएं तो शायद ये सुनेगा। तो उस समय हम लोग पेरेंट्स को यही मोटिवेट करते हैं, देखिए ये बच्चे ही हमारी लाइफ लाइन है और हमको इनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, हमको इनको डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा। और हम पेरेंट्स, एक मेरे को महसूस होता है कि पेरेंट्स कहीं ना कहीं आजकल बच्चों से रिमोट कंट्रोल्ड हो रहे हैं। जी। हम लोग के टाइम में हम लोग पेरेंट्स की बात सुनते थे, हम जो पेरेंट्स ने कह दिया हमको उसको मानना है। आजकल मे बी सब एक एक दो दो बच्चे हैं और पेरेंट्स उनको पूरा पैम्पर कर रहे हैं। जी। और मेरे को तब बहुत तकलीफ होती है जब पेरेंट्स कहते हैं कि अरे ये तो मेरे से ज़बरदस्ती मोबाइल ले लेता है, ये तो मेरे से 6-6 घंटे टीवी देखता है, 2 घंटे कंप्यूटर पे गेम्स खेलता है, तो हम क्यों नहीं बच्चे को कंट्रोल कर रहे हैं। जी। देखिए स्कूल में हमारे पास जब तक है बच्चा 6 घंटा, हम लोग उसको पूरी प्रीचिंग करते हैं, समझाते हैं, लेकिन और घर पे भी जाके उसको समझाते हैं कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करो जी, अकॉर्डिंग टू क्लास। अगर आप छोटी क्लास में हो तो आप 1 या 2 घंटे बैठ के सेल्फ स्टडीज़ करिए, लर्निंग करिए, रीडिंग करिए और एक हेल्दी रीडिंग करिए, अच्छी बुक्स की कंपनी में रहिए जी, है ना। मेक बुक्स योर बेस्ट फ्रेंड्स। और उनको बहुत मोटिवेट करते हैं। लेकिन जब ये पता चलता है, कुछ ही पेरेंट्स होते हैं, हार्डली देयर 5 to 7% पेरेंट्स इन ईच क्लास, जो कि ये कंप्लेन करते हैं कि बच्चा हमारी सुन नहीं रहा। तो मेरे तो ऐसे पेरेंट्स से यही निवेदन है कि आप प्लीज़ अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिए, बच्चे आपसे कंट्रोल में होने चाहिए। आजकल उल्टा होता है कि पेरेंट्स बच्चों के कंट्रोल में हैं जी, वो उनके हिसाब से उनको खाना देते हैं। जब उनसे कहा, हम लोग स्कूल में ये प्रमोट करते हैं कि आप होममेड खाना लेकर आइए जी, हेल्दी फूड लेकर आइए। और कुछ बच्चों के टिफ़िन में मैगी निकलती है जी, सैंडविच निकलता है जी, तो मतलब पेरेंट्स से कहा जाता है कि आप ऐसा क्यों फास्ट कर रहे फूड हैं, ना भेजें, फास्ट फूड नहीं भेजें, हेल्दी फूड भेजिए, घर का बना हुआ होममेड फूड भेजिए, वेजिटेबल्स भेजिए जी। फिर जब वो लोग कहते हैं नहीं बच्चा मानता नहीं है, तो बड़ी उस समय एम्बैरेसिंग पोजीशन हो जाती है कि हम क्यों नहीं अपने एक बच्चे को कंट्रोल कर पा रहे जी। और बच्चे को ड्राइव कोई और करे और पेरेंट्स ना कर पाए तो ये अपने आप में बहुत भयावह स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही खतरनाक स्थिति है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या टिप रहे मैम कि पेरेंट्स क्या चीज़ें फॉलो करें कि ऐसा बच्चे में भावना ना आ पाए? इसके लिए पेरेंट्स को खुद को अपनी लाइफ डिसिप्लिन करनी पड़ेगी। कुछ अगर हम खुद टीवी देख रहे हैं 4 घंटे,
तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा भी हमारे साथ बैठ के टीवी ना देखे। ठीक बात। और बच्चे जो हैं वो करते हैं जो हम कर रहे होते हैं। जैसा देखते हैं वैसा जैसा देखते हैं वैसा करते हैं। चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, लर्न फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो इसके लिए पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद डिसिप्लिन में रहें। जी। अगर पेरेंट्स और टीचर्स डिसिप्लिन में रहेंगे तो बच्चा वो डिसिप्लिन ही सीखेगा एनवायरनमेंट में। हम लोग को खुद को अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना पड़ेगा जी। हम लोग को अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय मेरे को अभी एक बच्ची की बात याद आ रही है। एक 9th या 10th की बच्ची थी। उसको मतलब किसी इनडिसिप्लिनरी एक्शन में उसको पकड़ा तो उससे बोला कि अब मैं आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स। आपने ऐसा क्यों किया? कहते हैं नहीं मॉम को नहीं बुलाइएगा, क्योंकि मॉम जो है मुंह पे तो अच्छा अच्छा बोलती हैं और जैसे ही कोई चला जाता है तो उसके पीछे से अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करती है। वो बच्ची अपनी मम्मी की इस कैरेक्टरिस्टिक को ओपनली डिसलाइक कर रही थी। जी। तो पेरेंट्स को खुद रियलाइज करना चाहिए हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर, हमारा लैंग्वेज, हमारा रूटीन कैसा है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है पेरेंट्स और टीचर्स के लिए कि अगर आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट्स और आपके बच्चे डिसिप्लिन में रहें तो उसके लिए हमको पहले खुद को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। जी। एक काउंसलिंग की जहाँ बात आती है मैडम, आजकल बच्चों को हम देखते हैं कि 10वीं क्लास में भी आता है स्टूडेंट तो वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देता है कि मुझे फ़ला फील्ड में जाना है और मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे जेई करनी है, मुझे डॉक्टरी में जाना है। वो अलग अलग तरीके से अपने प्री टेस्ट जो देता है। तो इस बीच यहाँ 2 चीज़ों का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि एक बच्चों की काउंसलिंग कैसे की जाए और दूसरा ट्यूशन और स्कूल क्या दोनों एक साथ होने चाहिए। आपने बहुत ही सेंसिटिव इशू को पकड़ा है। जी। पहले मैं करियर काउंसलिंग की बात करूंगी। जी। बिल्कुल सही है कि बच्चे 9th और 10th से ही अपने आप में देखने लगते हैं कि मैं साइंस में अच्छा हूँ, कॉमर्स में अच्छा हूँ, ह्यूमैनिटीज़ में अच्छा हूँ, मेरे को बैंकिंग में जाना है, इंजीनियर, मेडिकल। तो इसके लिए हम लोग स्कूल लेवल पे करियर काउंसलिंग की जाती है। जी। और जिसमें बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उनको जितने भी मतलब कॉलेजेस हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ग्लोब, उनकी नॉलेज दी जाती है और उसके आप ये कोर्स करने से आप क्या बन सकते हैं। अगर आप साइंस लेंगे तो साइंस के बेस्ट कॉलेजेस और क्या क्या पॉसिबल स्ट्रीम्स आपके लिए हो सकती हैं, उसकी नॉलेज टीचर्स के द्वारा दी जाती है। और वो करियर काउंसलिंग बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है और इससे बच्चों का टीचर्स में और फेथ बनता है और बच्चे बहुत सारी क्वेरीज भी लेकर आते हैं। आजकल बहुत डिफरेंट तरह के कोर्सेज हो गए। जी। और क्वेरी की एक बात करूं मैम, छोटी सी बात मुझे याद आती है। आजकल बच्चे इंटरनेट पर उस चैप्टर को पूरा पढ़ लेते हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जनरेट करते हैं टीचर्स से। बिल्कुल सही है, ये भी आपने बिल्कुल सही बात कही कि बच्चे लोग जो है क्वेरीज लेकर आते हैं और आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। तो टीचर्स ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। राइट। क्योंकि बच्चे लोग जैसे थोड़े से बड़े होते हैं 6-7 से ही वो चैप्टर के जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं क्लास के 10-12% वो चैप्टर को पहले पढ़ लेते हैं और उसके बारे में जितनी और एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वो सब गूगल से पढ़ के आ जाते हैं। जी। और फिर वो टीचर्स को टेस्ट करते हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं क्लास में जिनके मतलब उन्हें लगता है कि टीचर को जवाब नहीं पता होगा। जी। तो इसके लिए टीचर्स को भी बहुत स्मार्ट होना पड़ता है, उनको भी अपडेटेड रखना पड़ता है अपने आप को, जिससे कि वो बच्चों की सारी क्वेश्चंस का, क्वेरीज का आजकल चैलेंजिंग और हो गया है। बहुत चैलेंज। आजकल टीचिंग जॉब इज वेरी चैलेंजिंग। पहले केवल एक टीचर होती थी, सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सारा डेटा फैक्ट्स टीचर ही रिवील करती थी या फिर किताब है या बुक। और आजकल तो बच्चे गूगल से इतने सोर्सेज से पढ़ के पहले ही आ जाते हैं और वो टीचर्स को टेस्ट करते हैं। तो आजकल टीचर्स को बच्चों का फेथ जीतने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है जी। और बच्चे बहुत स्मार्ट हैं और ये दोनों के लिए बहुत अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है दोनों के लिए अच्छा है ना? हाँ। बच्चों के लिए भी अच्छा है, टीचर्स के लिए वो भी अपडेट होते रहते हैं, वो भी टीचर्स भी अपडेट होते रहते हैं, उन्हें भी समझ आता है अच्छा ये बच्चा कहीं से पढ़ के आ रहा है या एक्स्ट्रा रीडिंग करके आता है। तो वो बच्चे टीचर्स के कहीं ना कहीं फेवरेट भी बन जाते हैं, क्योंकि टीचर्स कहीं ना कहीं जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना चाहते हुए भी टीचर्स का सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है उनकी तरफ। हम काउंसलिंग पे थे मैम। हाँ, काउंसलिंग पे थे, करियर काउंसलिंग पे थे और हम मतलब करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स की जानी चाहिए, एक 9th-10th में की जानी चाहिए और एक 11th-12th में की जानी चाहिए।
और जो मतलब मेरे को लगता है सारे स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हम लोग के स्कूल में भी करियर काउंसलिंग की जाती है जी, जिसमें हम बच्चों को सब इस नॉलेज देते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, पॉसिबल चॉइसेस, ऑप्शंस इन करियर एंड उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हो जाते हैं, हो सकते हैं, उन सब की डिटेल नॉलेज दी जाती है। आपने एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम कोचिंग, ट्यूशन और स्कूल एक साथ चल सकते हैं? क्योंकि मेरा सवाल इसलिए ये है कि बच्चा स्कूल से आता है, उसके बाद में वो बस में 1-2 घंटा आने जाने में लगता है। बच्चे के पास आजकल पेरेंट्स से भी ज़्यादा ऐसा होता है कि टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, इस एक्टिविटी में पहुंचना है, यहाँ जाना है, तो वो शाम तक एग्जॉस्टेड होता है, पूरा किसी तरीके से, मतलब यूँ कहें बैटरी डाउन हो जाना। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी ओपिनियन में और एज एन एजुकेशनिस्ट मैं यही सजेस्ट करूँगी, ट्यूशन्स पर पेरेंट्स को कभी नहीं भेजना चाहिए जी। ट्यूशन जो है वो बच्चों की ग्रोथ को, मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को कहीं ना कहीं हैम्पर करता है जी। अगर बच्चा स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है केवल उसको घर पे जाके देखता है और अपने नोट्स प्रिपेयर करता है, रिवाइज करता है, तो ही कैन स्कोर 100 on 100 मार्क्स। और मेरे पास तो पिछले कई सालों का इतने सारे बच्चों का एग्जाम्पल है जो मेरिट में आए हैं, जो स्कूल टॉपर रहे हैं, स्टेट टॉपर रहे हैं, जिनके 97-98% मार्क्स आए हैं। उन सब बच्चों ने, ज़्यादातर बच्चों ने यही कहा कि हम कभी कोचिंग नहीं गए, किसी ट्यूशन में नहीं गए, जो भी स्कूल में पढ़ाया गया, टीचर्स ने जो भी कहा पढ़ाया, हमने टीचर्स की बात को फॉलो किया, टीचर्स की बात हमारे लिए एसेंस ऑफ लाइफ थे और उसी की वजह से हम आज सक्सेसफुल हैं। और फिर हम ऐसे बच्चों को स्कूल में भी बुलाते हैं जो 12th और 10th के टॉपर्स होते हैं और बिना कोचिंग के, बिना ट्यूशन के जाते हैं, बिकॉज दे आर सेटिंग एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो वो लोग खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करके जाते हैं जिससे बच्चे मोटिवेट हो। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं 11th-12th में जो कि ट्यूशन नहीं जा रहे हैं। ऐसे बच्चों को देख के मेरे को आई फील हाईली सेटिस्फाइड कि ये कहीं ना कहीं यही बच्चे हैं जो कि आगे भी बहुत डिसिप्लिन्ड लाइफ लीड करने वाले हैं और इनको अपने लाइफ में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। बहुत रिवॉर्ड्स मिले, बहुत बच्चे आगे बढ़े, यही चाहत है। एक मैसेज शिक्षक दिवस पर अगर शिक्षक की ओर से हो तो वो क्या हो? टीचर्स के लिए जी, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। एजुकेशन जो है आज के टाइम में बिल्कुल चेंज हो गई है। एजुकेशन का आज के टाइम में मतलब ये नहीं है कि हम फैक्ट्स को लर्न करें और एकेडमिक एक्सीलेंस पर ही हमारा फोकस होना चाहिए। आजकल एजुकेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो टीचर्स भी स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट्स को ग्रो करने के लिए बराबर एफर्ट्स करते हैं और आजकल के टाइम के स्टूडेंट्स भी बहुत फोकस्ड हैं। And if they really want to respect their teacher, for that they need to work hard, show their dedication, commitment towards studies and being respectful to parents and teachers, and they need to develop such good habits in them that they set examples in front of their fellow students. वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छा संदेश आपने दिया और इसी तरह से आप शिक्षा की अलख जगाए रखें, बहुत से बच्चों को आप शिक्षित करें और यूं ही शिक्षा में आगे चलते रहें। बहुत अच्छा लगा दीप्ति जी आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू। तो आज हमने बातें की शिक्षा पर, बहुत अच्छी बातें रही। ऐसे ही बहुत से कार्यक्रम हमारे आप देखते रहिए डीडी राजस्थान पर। अभी तरुण कहता है नमस्कार, आज्ञा दीजिए।